मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है काली आत्मा एपिसोड नंबर 30। देख ले, मैंने तेरा काम कर दिया आराधना, क्या समझी? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारा ये एहसान उतारने के लिए तुम जैसा कहोगे करने के लिए तैयार हूँ। अभी नहीं, अगर कोई काम पड़ा तुझसे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, कौशल ने जवाब दिया। वो अजीब सी निगाहों से जैरूक को देख रही थी, ना जाने उसके जहन में क्या था। सनाका अलबत्ता उस मुलाकात से बहुत मुतासर नहीं था। उसका तो मसलक ही अलग था। अपने दिल में तो वो बस एक प्रेम बसाए हुए था और वो उसके लिए न जाने उसे क्या क्या करना पड़ रहा था। शहर आने के बाद भी सरोज, काजल और शोभा उससे खींची रहती थी और उससे कोई अहमियत नहीं दी जाती। पहले तो उसके लिए तरह तरह के जतन होते थे, खाने तैयार किए जाते थे, उस पर तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज करती थी और कोई भी उसे मुंह नहीं लगाता था। लेकिन इन बातों की सनाका को फिक्र नहीं थी। अलबत्ता हरिदास उसे बहुत चाहता था। गंगा तो उसे सिर्फ इसलिए दिलचस्पी थी कि हरिदास उसे इस बात के लिए कहता था। बहर तौर सनाका की ज़िंदगी दिलचस्प गुजर रही थी। यहाँ से वापसी पर घर पहुंचा और एक गोशी में बैठकर आराधना के बारे में सोचने लगा, जिसने उससे प्रेम का इजहार किया था। दिल ही दिल में उसने कहा, देवी, मेरे प्रेम से किसी को क्या मिल सका है जो तुम्हें मिलेगा? तुम मुझसे प्रेम कर रही हो, करती रहो। मेरा फर्ज है कि तुम्हें भी मना ना करूं। जब मुझसे मिलो तुम्हारे प्रेम का जवाब प्रेम से दूं। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे प्रेम में पागल होकर तुम्हारे लिए रातें जागता रहूं, तो भला ये कैसे मुमकिन है? वो सोचों में गुम था कि काजल किसी काम से वहां निकल आई। सनाका को देखा और मुंह बनाकर एक तरफ हट गई। सनाका की निगाहें उसके चेहरे पर पड़ गई थी। वो खामोशी से उसे देखता रहा। काजल न जाने क्या सोच रही थी, वो भी वहां से गई नहीं थी। सनाका कहने लगा, काजल जी, कोई काम है मुझसे? मुझे क्या काम हो सकता है तुमसे? काजल मुंह बनाकर बोली। मैं यही समझा आप रुक जो गई थी। नहीं बाबा, मुझे बहुत बड़ा तुम जैसे चालाक आदमी से क्या काम हो सकता है? भगवान ने हमें तुमसे बचा लिया। तुमने तो हम तीनों बहनों को बेवकूफ़ बनाया था। मैंने देवी? नहीं नहीं, मैंने। तुम तो बड़े मासूम और भोले भाले हो। काजल बुरा सा मुंह बनाकर चली गई। सनाका खामोशी से उसे देखता रहा था। आराधना और कौशल अक्सर उनके घर आ जाती थी और ख़ास तौर से आराधना सनाका के गिर्द चकराती रहती थी। इस बात को काजल और सरोज वगैरह ने महसूस कर लिया और एक दिन इस सिलसिले में तीनों की मीटिंग हुई। ये हमारी पड़ोसनी जो है बिला वजह यहाँ नहीं आती, उनके ये एहसानात किसी खास वजह से हैं। शोभा, तेरा क्या ख्याल है? एक बात कहूँ, मुझे तो ये लगता है कि ये दोनों हमारे सनाका के चक्कर में हैं। शोभा ने तबसरा किया। हमारा सनाका क्यों होता? अब उससे हमारा क्या वास्ता? सरोज मुंह बनाकर बोली तो शोभा जल्दी से कहने लगी, मेरा मतलब है कि हमारे घर में तो रहता है। घर में रहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये बात सोचने वाली है कि आराधना और कौशल क्या चाहती हैं। बस मैं दावे से कहती हूँ कि ये सनाका के चक्कर में यहाँ आती हैं। तो जहन्नम में जाए, सनाका ही तो है हर जाई और उनसे भी अजहार इश्क कर देगा। मगर ये हमारे घर में तो नहीं होना चाहिए। क्यों ना हम माता जी से बात करें कि इसे घर से निकालो, ये न जाने क्या क्या चक्कर चला रहा है। इतनी खटूर ना बनो, उसे घर से निकालकर हमें क्या मिलेगा? और फिर पिताजी इस बात के लिए तैयार होंगे, हो या ना हो, लेकिन अब उसे इस घर में नहीं रहना चाहिए। ऐसे नहीं, अगर हम जुबान से माता पिताजी से कुछ नहीं कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करो कि इन लोगों की ताक में रहो। जब कभी ऐसी वैसी बात देखो तो माता जी को दिखा दो और उसके बाद सारा काम बन जाएगा। ये बात ठीक है। बाकी दोनों ने तायद की और वो उस दिन से आराधना और कौशल की नाक ताक में लग गईं। थोड़े ही दिनों में उन्होंने महसूस कर लिया कि आराधना ख़ास तौर से सनाका की तरफ मतवज्जा है और सनाका भी उससे दिलचस्पी लेता है। एक दिन काजल ने सनाका से पूछ लिया, सनाका महाराज, मैंने सुना है कि आजकल आपने फिर एक गोली तलाश कर ली है। गोली?
सनाका आहिस्ता से बोला, मैं आराधना की बात कर रही हूँ। हाँ, आराधना जी मुझसे प्रेम करती हैं, सनाका ने सादगी से जवाब दिया और काजल का दिमाग भक से उड़ गया। शर्म नहीं आती? कितनी लड़कियों से प्रेम करेंगे आप? संसार में जो भी मुझसे प्रेम करेगा मैं उसके प्रेम का जवाब प्रेम से देने पर मजबूर हूँ देवी। भगवान के लिए मुझसे ये ना पूछें कि क्यों। हाँ हाँ, बड़ी मजबूरी है आपको, बड़े परेशान हैं आप इस सिलसिले में। प्रेम का जवाब प्रेम से देंगे। ऐसा ठीक करूँगी आपको तो सनाका महाराज कि आप भी याद करेंगे। काजल बकती झुकती निकल गई। कौशल और जयरोक इन तीनों लड़कियों की इस कैफियत से ना वाकिफ थीं और उनका अपना काम जारी था। सनाका से अब अक्सर मुलाकातें होती रहती थी, कभी कभी चली जाती थीं। कौशल तो बाकी लोगों की बातों में लगा लेती थी और आराधना सनाका के पास पहुंच जाती। इस तरह यह सिलसिला इसी अंदाज में चल रहा था कि एक दिन अजीब वाक़या हुआ और यहाँ से कहानी ने एक बार फिर रुख तब्दील किया। कौशल के घर में तमाम सामान आराइश व इशरत मौजूद था। रेडियो आ चुका था और रेडियो पर मुख्तलिफ प्रोग्राम आते थे। ज़माना तरक्की कर गया था और कौशल अपने तौर पर बेहतरीन माली वसायल रखती थी। इस वक्त भी रेडियो बज रहा था। कौशल जयरूख के साथ बैठी बातें कर रही थी। रेडियो पर एक गाना आ रहा था और कौशल उस गाने पर पाँव थिरका रही थी। थोड़ी देर बाद सर हिलाने और उसके बाद बीन की आवाज़ शुरू हो गई। ये बीन किसी गाने के सिलसिले में बजाई गई थी, लेकिन बहुत मधुर और बहुत ही फनकाराना अंदाज में बजाई जा रही थी। कौशल किसी सोच में गुम हो गई और जयरूख के जहन में बनूर से पड़ने लगे। बीन की आवाज़ तो होती ही दीवाना करने वाली है और फिर किसी नागिन के लिए ऐसी हसीन बीन बड़ी दिलकश हो सकती थी। बीन की मधुर तानों ने जयरूख को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो बीन की जान मतवज्जा हो गई और उसका दिमाग सोता जा रहा था। आंखें बंद हुए जा रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी थी। फिर वो झूमती रही। बीन की लय तेज होती चली गई। बीन बजाने वाला भी कोई क़यामत का फनकार था और जयरूख अपने वजूद को भूल गई। उसे याद ना रहा कि वो किस हैसियत में क्या है। कौशल अपनी सोच से फारग हुई तो दफतन ही उसकी निगाहें जयरूख की तरफ उठ गईं और दूसरे लम्हे कौशल की हलक से एक दहशत भरी चीख उभरी। जिस कुर्सी पर जयरूख बैठी हुई थी वहाँ सफ़ेद रंग की एक नागिन लहरा रही थी। वो आराधना नहीं थी। आराधना का कहीं पता न था, लेकिन अभी अभी तो वो उसके करीब ही बैठी हुई थी। ये नागिन आराधना नागिन और उसका चेहरा, उसके नकूश जिनमें हमेशा एक पुरइसरार हसीयत का इजहार होता था, तो आराधना नागिन है। नागिन, सफ़ेद नागिन। कौशल ने दहशत भरी निगाहों से कुर्सी पर बैठी उस नागिन को देखा और उसका सांस रुकने लगा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह पुरइसरार लड़की जो उसे अपने दरवाजे पर खड़ी मिली थी इंसान नहीं है। एक नाकाबिल यकीन बात थी, बिल्कुल नाकाबिल यकीन। कौशल ने अपनी आंखों को जोर जोर से मला और इस तरह के वाक़यात किस्से कहानियों में तो होते हैं, हकीकत की दुनिया में ऐसा कैसे मुमकिन है। हैरत के दौर से निकली तो तजस्सुस ने सर उभारा और वो अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ी। ये देखना चाहती थी कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है दर हकीकत कोई नागिन ही है या फिर कोई वहम, नज़र का धोखा, आँख की लग्जश। वो करीब पहुंची और उसने जयरूख को टटोल कर देखा, लेकिन उसी वक्त जयरूख का फन उसके बाजू पर पड़ा। सफ़ेद नागिन ने उसे डस लिया। कौशल की हलक से एक ज़ोरदार चीख निकल गई और वो अपना बाजू पकड़कर पीछे हटी और जयरूख चौंक पड़ी। उसे एहसास हो गया कि क्या हो गया है और वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन जो ना चाहती थी वो हो गया था। अब उसके बाद उसे अपनी जगह फौरन छोड़ देनी थी, क्योंकि कौशल की चीख बाहर सुन ली गई और बाहर दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर कुछ लोग अंदर दाखिल हो गए। कौशल पर वहशत तारी होने लगी थी। उसके खुले हुए बाजू से बहता हुआ खून साफ देखा जा सकता था। सही अंदाज़ा तो किसी को नहीं हो सका। कौशल बेहोश हो गई थी। उधर जयरूख संभल कर कमरे से बाहर निकल गई थी और उसके अंदाज में एक अफसोस पाया जाता था, लेकिन ये सब बाद की बातें थी। कौशल का बदन आहिस्ता आहिस्ता नीला होने लगा। तब उन लोगों को अंदाज़ा हुआ कि उसके बाजू पर नजर आने वाला जख्म दर हकीकत किसी नाग के दांतों का लगाया हुआ है। एक हंगामा हो गया। कौशल जिंदा थी, लेकिन मुर्दों की मानद। फिर उसके इलाज मुआवजे के लिए कोशिशें होने लगीं। डॉक्टरों ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी।
जहर के असरात ख़त्म करने की हर कोशिश नाकाम हो गई थी। जहर पूरे बदन में फैल गया था और उसके साथ साथ ही कौशल की हालत नाजुक से नाजुक होती जा रही थी। डॉक्टरों की कोशिशें नाकाम हो गईं। कौशल का सांस चल रहा था, दिल की धड़कनें भी सुनाई देती थीं, लेकिन उसके बदन में वाकई जिंदगी का कोई तस्वर नहीं था। हकीम, वीद, हर तरह के लोगों की खिदमत हासिल की गईं। एक अजीबोगरीब कैफियत पैदा हो गई थी और उसके लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही थी। तब सनाका उन जिम्मेदारों से मिला जो कौशल की ज़िंदगी की बका के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। मैं आपको एक ऐसे शख्स के पास ले जा सकता हूँ जो हर तरह के जहर उतार लेता है, सनाका ने कहा। मगर क्या ये मर चुकी है? नहीं, आप लोग अगर मेरी बात माने तो इसे लेकर मेरे साथ चलें। सनाका नाग था और उसे मालूम था कि कौशल को जिंदा रखने के लिए क्या करना होगा। वो कौशल की ज़िंदगी चाहता था और उस वक़्त वो उन लोगों को जिस शख्स के पास ले जा रहा था वो इंसान नहीं बल्कि खुद नाग था। और ये भी एक अजीब कहानी थी। एक बहुत ही कामयाब सपेरा नागों की दुनिया में जा निकला था। वो नागन को पकड़ना चाहता था ताकि उसका मनका हासिल करके अपने लिए दुनिया की हर खुशी हासिल करे। सफ़ेद नागन का मनका बड़ी कीमती चीज़ होती है। उस सपेरे का नाम मंगू था। मंगू लाल नौजवानी की उम्र में इस चक्कर में पड़ा था। नागों की बस्ती में पहुंचा और एक नागन के शहर का शिकार हो गया। उसे नागन से इश्क हो गया था और उसने अपने जून बदल ली थी और नागन भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। दोनों एक दूसरे के होकर रह गए थे और सपेरा सारा मनका भूल गया। फिर नागन ने उसे बताया कि किस तरह जंतर मंतर करके एक इंसान नाग की हैसियत इख्तियार कर सकता है और सपेरे ने उसकी मोहब्बत में ये बात कबूल कर ली। नागन ने उसकी मदद की और सपेरा इंसान से नाग बन गया। बहुत अरसे तक वो नागन के साथ रहा, लेकिन फिर एक हादसा हुआ। नागन को एक सपेरे ने मारकर हलाक कर दिया। वो नागन को पकड़ना चाहता था, लेकिन नागन ने मुदाखलत की तो सपेरे ने उसे कुचल कर मार डाला और मंगू लाल अकेला रह गया और उसे ये दुनिया बहुत बुरी महसूस होने लगी। तब उसने वापस अपनी जून इख्तियार की और एक कुटिया बनाकर रहने लगा। लेकिन नागों को उससे बड़ी अकीदत हो गई थी, क्योंकि वो खुद भी एक नाग की हैसियत से वक़्त गुजार चुका था। मंगू ने अपनी एक अलग ही कुटिया बना ली थी और दुनिया से अलग थलग जिंदगी गुजार रहा था। वो जानता था, क्योंकि वो खुद भी कभी नाग कबीले से था। चुनाचा उस वक़्त सनाका ने यह तय किया था कि अगर ये लोग उसका साथ दें तो कौशल को मंगू के पास ले जाया जाए। मंगू ऐसे हज़ारों गुर जानता था कि बड़े से बड़े नाग का जहर उतार दे। बहरहाल मंगू ने कौशल को देखा। कौशल अब तकरीबन नीम मुर्दा हैसियत इख्तियार कर रखी थी। सनाका को मंगू ने फ़ौरन पहचान लिया कि इंसान के रूप में नाग है और उसने सनाका की आंखों में देखकर उससे खामोश सवाल किया, क्या बात है? क्या इस लड़की को ज़िंदगी देनी है? हाँ मंगू लाल, मैं इसलिए इसे तुम्हारे पास लाया हूँ। ठीक है, इसे अंदर मेरी कुटिया में पहुँचा दो। मंगू लाल ने उन लोगों को हुक्म दिया जो कौशल को लेकर वहाँ आए थे और फिर वो कुटिया में दाखिल हो गया। उसने उस जख्म से होंठ लगा दिए जो जैरोग के कांटे का जख्म था और फिर उसने उसके खून को अपने मुंह में खींचना शुरू कर दिया। उस वक़्त वो एक अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर चुका था। कोई इंसान उसे देखता तो हैरान रह जाता। वो कौशल के जख्म से यूं चिमटा हुआ था जैसे उसके होंठ कौशल के बाजू में जज्ब हो गए हों। फिर उसने जहर की ककुली सी भरी और उसे बाहर थूक दिया, लेकिन उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार फैल गए थे। वो देर तक कुछ सोचता रहा और उसके बाद उसने दोबारा कौशल के जख्म से जहर निकालना शुरू कर दिया। बहरहाल कोई हैरतनाक अमल नहीं था, कौशल जहर ही का था। फिर थोड़ी देर के बाद कौशल के पूरे बदन में सुर्खी दौड़ गई, यहाँ तक कि उसने आंखें खोल दी और हैरत से मंगू लाल को देखने लगी। फिर कमज़ोर आवाज़ में बोली, मैं कहाँ हूँ? तुम कैसी हो? ये बताओ, मुझे क्या हुआ था? तुम्हें एक नागन ने डस लिया था। हाँ मुझे याद है, मगर के आगे की बात करो। मैं नहीं जानती कि वह नागन है। क्या मालूम था तुम्हें उसके बारे में? बस ये कि वो, कौशल ने कहा और मुख्तसर अल्फाज में गुजरी हुई दास्तान सुना दी। मंगू के चेहरे पर गहरी सोच और गौर के आसार थे। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, जाओ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलो, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कौशल ने ऐसा ही किया और लोगों ने जब कौशल को जिंदा सलामत बाहर आते हुए देखा तो उनके मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकलने लगीं।
बहरहाल उन्होंने मंगू लाल की जय जयकार की और उससे पूछा कि उसे क्या सिला दिया जाए। मंगू ने कहा, भाइयों, तुम्हारी बच्ची ठीक हो गई है, जाओ। मैंने इतना दूर फासला इसीलिए इख्तियार किया है तुम लोगों से कि तुम फौरन ही मुझे इनाम का लालची ना बना दो। जाओ, जो काम मैंने करना था वो कर लिया, अब तुम अपना काम करो। वो ये कहकर अंदर चला गया और वो सब उसकी तारीफें करते रहे। कुछ लम्हों के बाद वो बाहर आया और उसने कहा, लड़के, तुम्हारा क्या नाम है? तुम जरा यहाँ रुको। ये अल्फाज उसने सनाका से कहे थे। सनाका वहीं रुक गया। सब ने सनाका की बड़ी तारीफें की थी और फिर कौशल को लेकर वहां से चले गए थे। मंगू सनाका को देख रहा था। फिर उसने कहा, तुम नाग हो? हाँ मंगू महाराज, और आपको उसी वक्त से जानता हूँ जब नाग कबीले में आप नागन के साथ रहा करते थे। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें मेरी असलियत मालूम है? इस हद तक कि पहले आप इंसान थे और उसके बाद आपने नाग की जून इख्तियार कर ली, और जब आपकी नागन मर गई तो आपने फिर इंसान का रूप इख्तियार कर लिया। बिल्कुल ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? सनाका। हाँ सनाका, तुम जो कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, मगर मैं तुम्हें एक अजीब बात बताना चाहता हूँ। वो क्या महाराज? इस लड़की के जिस्म में जो जहर था वो नकली जहर था। जी हाँ, नकली जहर। मैं समझा नहीं महाराज। बहुत अरसे के बाद मुझे इस नकली जहर का तजर्बा हुआ था। आप मुझे तफसील बताएंगे? हाँ, वो पहले इंसान थी और उसके बाद नागर बनी जिसने इस लड़की को डसा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नाग कबीले में दाखिल होने के बाद मेरी नागर ने मुझे जंतर मंतर बताए थे। मैं इंसान से नाग बन सकता हूं। वो मेरी मोहब्बत में इतनी दीवानी थी कि मुझे अपने ही रूप में देखना चाहती थी। मैं जब भी चाहता था अपनी नागन को इंसान बना लेता था और हम दोनों चांदनी रातों में ना जाने कहां कहां की सैर किया करते थे। और जब भी वो चाहती थी मुझे सांप बना लिया करती थी। एक इंसान को सांप बनाने का मंत्र उसी ने ही मुझे बताया था और उसने कहा था कि यह मंत्र इस दुनिया में एक या दो अफराद को ही मालूम है। जिस नागन या नाग ने उसे डसा वो इंसान से नाग बना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो नाग या नागन कौन है जिसने इसे डसा। बड़ी अजीब बात है मंकू महाराज, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने उस नागन को पहचान लिया है। क्या वाकई? हाँ। अगर ऐसा है तो मैंने तुम्हारे कहने पर इस लड़की को जिंदगी की तरफ लौटा दिया। तो मेरे कहने से मुझे उस नागन के बारे में बताओ जिस पर तुम्हें इस बात का शुबा है। मेरे जहन में तो बहुत तजस्सुस पैदा हो गया है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होगा जो मैं पूरा करूंगा। बोलो, क्या तुम इस नागन को तलाश करने में मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं महाराज, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसे तलाश करके आपके पास ले आऊंगा। सोच लो। जी महाराज, मैंने सोच लिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। और उसके बाद वहां से वापस चल पड़ा। कौशल की जिंदगी बच गई थी। कुछ बातें उसके इल्म में थी। वो जानता था कि उसका ताकब करने वाली जरूक है। अब इस कदर ना आशिना भी नहीं था इन हालात से। दूसरी तरफ मंगू लाल था जिसका इल्म बेपनाह था। सही महीनों में नाग बनने के बाद उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो बेशुमार तजर्बात करता रहता था। जात का सपेरा था और बहुत अरसा पहले कभी एक नामी ग्रामी सांप पकड़ने वाला रह चुका था। लेकिन अब जब से वो नागन की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था सब कुछ ही भूल गया था। उसे इंतजार था कि जिस तरह भी बन पड़े वो अपनी जिंदगी के लिए कोई ऐसा सहारा तलाश कर सके जो उसकी जिंदगी आगे बढ़ाने में उसका मावन हो। बहरहाल ये सारी चीजें अपनी जगह थी और वो सोचता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। बहर सूरत एक नई जद्दोजहद का आगाज हो गया था। औगलूस जो अब तक दुनिया की निगाहों से महफूज था, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो खुद अब इस दुनिया की नई दुनिया के लोगों के सामने आने वाला हो। उधर जरूक को यह अंदाजा हो गया था कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर वो क्या करती? वो तो खुद उलझन का शिकार थी और सनाका की मोहब्बत ने उसकी आंखों पर हजारों पर्दे डाल दिए थे। वो नहीं जानती थी कि अब उन तमाम चीज़ों का अंजाम क्या होगा। बहरहाल कौशल के हाथ से वो चली आई थी, लेकिन उसने एक ऐसी जगह अपनाई थी जहां से वो उन कार्रवाइयों पर निगाह रख सके। अलबत्ता जब वो लोग कौशल को ले गए थे और सनाका भी उनके साथ था और उस वक़्त जरूक से चौक हो गई और वो उनका पीछे नहीं कर सकी थी, वरना शायद सारे मामलात उसकी निगाहों से उजल ना होते। आखिरकार उसे होश आया और सनाका की दीवानी सनाका की तलाश में सरगर्दा हो गई। हर जगह ज़मीन सूंघती फिर रही थी, यहाँ तक कि काफ़ी वक्त गुजर गया और फिर उसे सनाका की खुशबू मिल गई। लेकिन काफ़ी अरसा के बाद
ये वो लम्हा थे जब सनाका खुद उसकी तलाश में सरगर्दा था और मंगू लाल ने उसके जिम्मेदारी लगाई थी कि वो उस औरत को मालूमात हासिल करने के बाद यहाँ ले आए, और वो उन्हीं कोशिशों में मसरूफ था। जरूक उसे नजर आ गई और उसने उसे पहचान भी लिया। तब वो खुद जरूक तक पहुंचा। जरूक उस वक्त इंसानी जून में थी और सनाका भी इंसान ही बना हुआ था। दोनों का सामना हुआ तो जरूक सहरज़दा निगाहों से उसे देखने लगी। सनाका ने कहा, इससे पहले मैंने हमेशा इसी अंदाज में तुम्हें देखा कि मेरे जहन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारी सारी हकीकत जानना चाहता हूँ। सनाका, तुम नाग हो और मैं नागन। ये दुनिया के रहने वाले अगर हमारे दरमियान आए तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं उन्हें उसी तरह छोड़ दूंगी? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। मगर तुमने कौशल को हला कर दिया। वो सिर्फ उसकी गलती थी, एक भूल हो गई थी उससे, वरना मैं उसकी जिंदगी की गाहक कभी भी नहीं थी। क्या भूल हो गई? बीन बज रही थी, मैं सहरज़दा हो गई और उसी सहर के आलम में मैंने उसे डस लिया। क्या तुम्हें मालूम है कि वो जिंदा बच गई? हाँ, मैं जानती हूँ और मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में ये बेहतर हुआ। अलबत्ता मैं उसके सामने इस खौफ से नहीं आई कि कहीं मेरी ज़िंदगी खतरात में ना डूब जाए। गोया तुम्हारे नज़दीक किसी की ज़िंदगी का कोई मुसर्रफ नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मगर मैं क्या करूँ? मैं अपनी मोहब्बत का शिकार हूँ और अब भी मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो, ज़बरदस्ती नहीं। नागन से इंसान बनकर तुमने इस दुनिया के बारे में क्या अंदाज़ा लगाया? अफसोस, मैं तो अपनी पहली ही मंजिल में नाकामी का मुंह देखने पर मजबूर हो गई। जरूक ने अफसुर्दगी से कहा और सनाका सोच में डूब गया। वो सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। एक अजीब सी कश्मकश उसके जहन में थी, लेकिन मंगू लाल एक सच्चा सपेरा था और उससे दुश्मनी मोल लेना सनाका के लिए मुमकिन नहीं था। और वैसे भी वो जरूक को नहीं चाहता था। उसका मकसद निगाह तो कुछ और ही था। अब उसने फैसला किया कि वो जरूक को बताकर तो वहां नहीं ले जा सकता, उसके लिए कोई चाल ही चलना होगी। वो सोचता रहा और फिर उसने एक मुनासिब फैसला किया। जरूक अब चौंका खुलकर उसके सामने आ गई थी, इसलिए वो उसे आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। रात को उन्होंने एक ही जगह क़याम किया। जरूक उससे बहुत सी बातें करती रही थी, लेकिन उसने उसे अपने बाप ओगलूस या अपनी बहनों और भाइयों के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन आधी रात को जब सनाका अपने मंसूबे के मुताबिक जागा और उसने अपनी जून बदलकर सांप की जून तब्दील कर ली, तो जरूक भी फौरन ही जाग गई। वो अब सनाका को खोना नहीं चाहती थी और हर कीमत पर उसे अपनी मंजिल बना लेना चाहती थी। चुनाचा जब सनाका सांप बनकर चला तो जरूक भी फौरन ही अपनी जून बदली और लहराती हुई उसके पीछे चल पड़ी। सनाका अच्छी तरह जानता था कि जरूक एक चालाक औरत है और यकीनी तौर पर आधी रात को उसका पीछा करेगी। चुनाचा वो भी बड़ी एहतियात के साथ अपना ये सफ़र तय कर रहा था और खासा तवील सफ़र करके जब वो थक गया और सुबह के आसार नमूदार होने लगे तो उसने एक जगह अपनी जून बदली और दरख्त की आड़ में बैठ गया। उस वक्त जरूक भी अपनी जून बदल कर उसके सामने आ गई थी। सनाका ने इस तरह चौंकने की अदाकारी की जैसे वो जरूक को देखकर हैरान हुआ था। जरूक खामोशी से उसे देखती रही, फिर बोली, सनाका, आखिर तुम मुझसे क्यों भागते हो? तुम जानती हो कि मैं एक सीधा साधा नाग हूँ और दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझे डर लगता है कि कहीं ये दुनिया वाले मुझे पत्थरों से कुचल कर हलाक ना कर दें। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने इस दुनिया को बहुत करीब से देखा है। मैं बड़े आराम से तुम्हें किसी ऐसी मंजिल पर ले जा सकती हूँ जहाँ हम दोनों जिंदगी का हर ऐश उठा सकें। कैसे? ज़मीन के नीचे बहुत से खुफिया खजाने पोशीदा हैं। हम नाग हैं, इंसानों की तलब यह खजाने होते हैं। हम किसी ऐसे इंसान को अपने जाल में फांस लेते हैं जो खजानों का लालची हो, फिर उसे किसी खजाने का पता बताकर हम उसे ये कह सकते हैं कि वो उस खजाने का आधा हिस्सा हमें दे दे और हमारे काम आए। वो हमारे लिए एक आलीशान रिहायशगाह खरीदे और हमें दुनिया की हर चीज़ उसमें मुहैया कर दे, और फिर उसके बाद सनाका, मैं और तुम उस घर में रहें और हमें हमारी मंजिल मिल जाए। सनाका एक लम्हे के लिए ख्वाबों में खो गया था, लेकिन फिर वो एकदम संभल गया। ये तो एक खौफनाक भूल थी। जरूक उसे जो सब्ज़ बाग दिखा रही थी वो थे तो बहुत अच्छे, लेकिन उसके बाद जो कुछ होना था वो इंतहाई खतरनाक था। चुनाचा उसने फौरन खुद को संभाल लिया। जरूक चालाक थी तो वो खुद भी किसी से कम नहीं था।
उसके दिल में जो कुछ था वो एक अलग कहानी थी, लेकिन बहरहाल अब ऐसा भी नहीं था कि वो जरोक जैसी औरत के हाथों किसी हमाकत का शिकार हो जाता। चुनाचा उसने फौरन ही चेहरे पर अजीब से तासरात पैदा किए और फिर बोला, कितनी खूबसूरत बातें करती हो तुम, लेकिन जरोक, जैसा कि तुम कहती हो मेरी कुर्बत हासिल करने के बाद तुम मेरे लिए कोई ऐसी जिंदगी हासिल कर लोगी तो मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो। जरूक, जिस महल का तुम तज़किरा कर रही हो, क्या हम उसमें तन्हा रहेंगे? मैं समझी नहीं। तुम्हारे और अहले खानदान तो होंगे। हाँ है, लेकिन क्या? वो सब अपने अपने हाल में मस्त हैं। हमारा मामला किसी से कुछ नहीं है। हम अपने तौर पर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जरूक, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तो फिर मैं कहीं भी फिरता रहूं, लेकिन बहरहाल माँ बाप के पास ज़रूर जाता हूं। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं जरूक। सभी अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। जरूक, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं उन्हें साथ रखूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे आलीशान महल में तो बड़ी गुंजाइश होगी, और फिर बूढ़े माँ बाप तो सभी के लिए मोहब्बत का बायस होते हैं। मेरे माँ बाप ज़रा सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर वो चाहेंगे तो मैं उन्हें भी अपने साथ रख लूँगी, या फिर वो आते जाते तो रहेंगे। हाँ जरूक, माँ बाप बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। वो बिछड़ जाएं तो फिर मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं, मैं समझती हूँ इस बात को। तो फिर ठीक है, अब जैसा भी हो तुम चाहो। मैं खुशी से दीवानी हो जाऊंगी सनाका। क्या तुम वाकई मेरी मोहब्बत कबूल कर रहे हो? मोहब्बत तो मैं खुद भी तुमसे करता हूँ जरूक। तुम अगर ये समझती हो कि तुम्हारी मोहब्बत यक तरफा है तो ऐसी बात नहीं। हर इंसान अपने दिल में किसी न किसी के लिए कोई जगह रखता है। आह, मैं तो बिला वजह तुम्हारी से गलतफहमी का शिकार रहने लगी थी। कैसी गलतफहमी? मैं सोच रही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अब तुमने अपना फैसला बदल लिया। हाँ, जरूक ने खुशी के आलम में कहा। मेरे माँ बाप से मिलोगी? जरूर मिलूंगी। तो चलो फिर हम पहले उन्हीं से मिलते हैं। चलो, जरूक ने कहा। सनाका अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया था। दोनों इंसानों की हैसियत से सफ़र करते रहे। तवील फासला तय करने के बाद आखिरकार वो उस जगह पहुंचे जहां मंगू लाल रहता था। ये एक पहाड़ी सिलसिला था, और पहाड़ों के कटाव में मंगू लाल ने अपने लिए जगह बना रखी थी। यहीं उसने जरूक को लाने के लिए कहा था, क्योंकि यही उसका तिलस्म कदा था, और यहाँ उसने बड़े बड़े खौफनाक जाल फैला रखे थे। वो अपने फन में काफ़ी माहिर हो गया था, और अब उसके कब्जे में बहुत से बेर और वैर वगैरह थे। चुनाचा उस वक़्त वो एक जगह छुपा हुआ था जब उसने दूर से जरूक और सनाका को आते हुए देखा। दोनों झूमते चले आ रहे थे। जरूक बहुत खुश थी, जबकि सनाका ने अपने ऊपर मसनूई खुशी तारी कर रखी थी। फिर जब वो एक मखसूस इलाके में दाखिल हो गए तो मंगू लाल ने अपने बैरों को हदायत की, और उसके बैरों ने मंगू लाल के जादू का एक दायरा उस जगह के गिर्द बनाया जहां से ये दोनों अंदर दाखिल हो चुके थे। जरूक ने सनाका से पूछा, सनाका, तुम्हारे माँ बाप क्या यहाँ रहते हैं? हाँ, क्यों? कैसी खूबसूरत जगह है। हाँ, है तो बहुत खूबसूरत। हम अगर चाहें तो यहाँ भी अपना महल बना सकते हैं। यहीं? हाँ, वो कैसे? लो, हमें कौन सी इंसानों की ज़रूरत है? अगर हम दोनों यहाँ खुश रह सकते हैं तो बाहर की दुनिया में जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं। अगर कुछ चीज़ों की ज़रूरत हुई तो वह हम बाहर की दुनिया से यहाँ ले आएंगे। ये भी ठीक कहती हो। तुम बुलाओ अपने माँ बाप को। कहाँ हैं वो? नज़र नहीं आ रहे। जाहिर बात है कि वो भी सांप होंगे। कुछ देर के बाद मंगू लाल मुस्कुराता हुआ उनके सामने आ गया। तो जरूक ने उसे गौर से देखा और गर्दन झुकाकर उसे ताज़ीम दी। तो तुम हो जरूक? हाँ, मेरा नाम यही है बाबा, मगर आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सनाका ने बताया था। आओ बैठ जाओ, मंगू लाल ने कहा, और उसे साथ लिए हुए घास के एक ऐसे किते पर पहुंच गया जिसके चारों तरफ फूल लहलहा रहे थे। सामने ही कुछ खूबसूरत पत्थर पड़े हुए थे जिन्हें कुर्सियों के अंदाज में तराशा गया था। उससे कुछ फासले पर एक बड़ी चौकी थी। मंगू लाल उस चौकी पर जाकर बैठ गया। जरूक और सनाका उसके सामने बैठ गए। हाँ सनाका, तो ये जरूक है? हाँ गुरु महाराज। गुरु? जरूक ने चौंक कर सनाका को देखा। हाँ महागुरु। मगर तुम तो मुझे अपने माँ बाप से मिलाने लाए थे। मेरे माँ बाप तो नाग मंडल में होंगे, यहाँ उनका क्या काम? कैसी बातें कर रही हो सनाका? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं समझा देता हूँ जरूक, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मंगू ने कहा। कैसे सवालात? जरूक, मुझे अपने बारे में बताओ। बस क्या बताऊँ अपने बारे में? जरूक हूँ, नागन हूँ।
अच्छा एक बात बताओ, तुमने कौशल को डसा था? जयरोक बुरी तरह चौंक पड़ी। उसने वहशतज़दा निगाहों से इधर उधर देखा। ये क्या बात हो रही है? और उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ उससे कोई ऐसा सवाल कर दिया जाएगा। बताओ जयरोक, क्या तुमने कौशल को डसा था? कौन कौशल? सनाका भी जानता है और तुम भी जानती हो कि कौन कौशल, मगर मेरा उससे क्या ताल्लुक? तुम उसके पास थी और उसने तुम्हारे साथ बहुत मोहब्बत भरा सलूक किया था। मगर बाबा जी, आप कौशल को कैसे जानते हैं? उल्टा मुझसे सवालात कर रही हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे उसके बारे में जवाब दो। क्या तुमने कौशल को डसा था? मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती। चलो ठीक है, ये बताओ, क्या तुम्हारे माँ बाप इंसान थे? क्या? जयरोक फिर चौंक पड़ी। क्या तुम्हारे माँ बाप इंसान थे या हैं? मैं नागन हूँ गुरुजी, आप जो कुछ भी हैं, मुझसे मेरे बारे में सवालात करने की बजाय अपनी कुछ बातें मुझे बताएं।